अगर आप जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जीपीए के अंदर आप सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब एटीएस, विल, पोजीशन, रेसिप्ट, इन सब के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक्चुअल में क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन, कहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है और किस तरह से आपको ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत है, तो जीपीए के बारे में डिटेल्ड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोग जीपीए को लेकर अभी भी प्रश्नों के दायरे में घूम रहे हैं कि आखिर जीपीए हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आज इसी सब के ऊपर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि जीपीए किस तरह से टाइटल ट्रांसफ़र का मोड है या नहीं है, अगर है तो आपको किस तरह से उसे यूज़ करना है कि जो बेटर फेवर में आपके काम भी हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक पहलू जो इसका इम्पॉर्टेंट पहलू है जीपीए से रिलेटेड, क्योंकि लोग अक्सर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में से यूज़ करते हैं, तो ये आपको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सभी लिसनर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है और मेरी कोशिश है कि इसी तरह मैं पूरे साल आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देते रहूं। फिर से आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। लीगल टर्म से बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पेमेंट्स आप सेलर को पे करते हैं और फिर स्टैम्प ड्यूटी आप अथॉरिटी को देते हैं। ये एक वैलिड तरीका है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सेलर्स थ्रू जीपीए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री बायर के नाम कर देते हैं और ये एक तरह से प्रॉपर लीगल प्रोसीजर नहीं है। अगर आप लीगल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो जीपीए प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र का मोड नहीं माना जाता, क्योंकि ये अराइज ही तब होता है जब आप शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब आप प्रॉपर्टी तरीके से अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और फिर स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी को पे करनी पड़ती है, तब वो डीड आपके नाम आती है और फिर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में अपना नाम जाके उस डीड की कॉपी देकर अपने नाम ट्रांसफ़र कराना होता है, तब एक्चुअल में टाइटल आपके नाम आता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप शॉर्टकट यूज करते हैं। आप सोचते हैं कि हम अथॉरिटी को स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ना पे करें और इसको हम टाइटल को अपने नाम ट्रांसफर कर लें, लेकिन ये टाइटल ट्रांसफर का तरीका नहीं है। जीपीए सेल्स के लिए बायर्स यूज तो कर लेते हैं, लेकिन एक तरीके से ये गवर्नमेंट की आइज में ये सब ट्रांजैक्शंस एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब जीपीए सेल्स लीगल प्रोसीजर को बाईपास कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप टैक्सेस भी पे नहीं कर रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी आप पे नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की नज़र में ये तरह से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी आप साइड स्टेप कर रहे हैं। तो ये जेन्युइन पावर ऑफ अटर्नी जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल और एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये बाईपास करता है रजिस्ट्रेशन को और टैक्स को अथॉरिटी को नहीं पे करने देता। तो रेगुलेटरी कंप्लाइंस जब जब पूरे नहीं होंगे तब तब ये प्रॉपर्टी आपकी लॉजिकल या लीगल ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। चलिए थोड़ा सा और जीपीए के बारे में समझते। तो जीपीए को अब और एक्सप्लेन करता हूं मैं। जीपीए को हिंदी में मुख्तियारनामा कहते हैं। मुख्तियारनामा मतलब आपके पास अथॉरिटी होती है प्रॉपर्टी को मैनेज करने की, जनरल टर्म्स में यही होती है, और आपके पास वो सारे एक्सटेंसिव कंट्रोल्स होते हैं जिसके अंदर आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, और कोई भी डिजायर्ड एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो सब आप कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको एम्पावर करता है कि आप किसी भी टाइप के सैंक्शन के लिए अप्लाई कर सकें, प्रॉपर्टी टैक्सेस को हैंडल कर सकें और इनिशिएट कर सकें लीगल प्रोसीडिंग्स और लिटिगेशन के अंदर। जीपीए किसी भी तरह से सेल्स डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर जीपीए है तो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, मतलब जो पर्सन आपको राइट दे रहा है वो उससे राइट्स को अपने रिवोक भी कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि जीपीए परमिशन जो दे रहा है वो उसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि हमने उससे इररिवोकेबल जीपीए कराई है। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीपीए तब भी कैंसिल हो सकती है। ये लीगली सही नहीं है, क्योंकि जो आपको पावर दे रहा है वो पावर्स को रिवोक भी कर सकता है। हमेशा उसके पास ये राइट होते हैं कि वो माइंड चेंज होने के केस में वो जीपीए को कैंसिल भी कर सकता है।
तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपको किसी कारणवश कुछ दिनों का अवकाश लेना पड़ा, तो आप क्या करेंगे? आप जब अपनी सीट पे नहीं है तो आपकी सीट पर जो काम आप करते थे उसके लिए आप अपने किसी कलीग को एक तरह से परमिशन देंगे। परमिशन किस चीज़ की होगी? कि वो सारे टास्क आपके एब्सेंस में हैंडल कर पाए। मतलब आपके बिहाफ पे आपका कलीग सारे वो काम कर सकता है और आपके काम को मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता है। लेकिन जब आप वापस आते हैं अवकाश के बाद, 10 दिन के, 15 दिन या महीने के अवकाश के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप एज यूजुअल अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये वही चीज है, क्योंकि आपने किसी को टेम्पोरली कुछ परमिशंस, कुछ अथॉरिटीज दी है जो कि आपके ना होने के केस में वो उसको यूज करता है और आपका जो रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके एब्सेंस में वो सारा काम प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो वही प्रिंसिपल जीपी के अंदर होता है। जीपी आपको उस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे राइट्स देता है, लेकिन जरूरत पड़ने के ऊपर, जब आप जैसे एग्जांपल दिया हमने, छुट्टी से वापस आते हैं तो आप सारे राइट्स रिज्यूम कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये सारे राइट्स रिवोक कभी भी हो सकते हैं। क्यों जीपीए डेंजरस है? जीपी जैसे मैंने आपको बताया जनरल पावर ऑफ अटर्नी है। ये एक तरह से वैलिड तब तक है जब तक पर्सन जिसने आपको जीपीए दिया है, राइट दिया है, जब तक वो जिंदा है। अगर ऑनर की कभी मृत्यु हो जाती है तो अथॉरिटी जो जीपीए की आपको मिली है वो इमीडिएट बेसिस पे इनवैलिड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीपीए रिस्की है, क्योंकि वैलिडिटी तब तक है जब तक जीपीए देने वाला, जिसने आपको वो पावर्स दी हैं, जब तक वो जिंदा है। अगर वो गुजर जाता है तो सारी अथॉरिटी जो आपको जीपी के थ्रू मिली है वो सब खत्म हो जाती है और उसका लीगल किसी भी तरह से वैलिडिटी नहीं बचती है। कैसे होती है जीपीए, हाउ इट हैपेंड, ये आपके समझने की जरूरत है। अक्सर पहले के टाइम पे देखा गया प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कंट्री के अंदर जो जीपीए के थ्रू होती थी उसमें जीपीए, एटीएस, विल, पोजीशन, रेसिप्ट, ये सारी चीजें करा ली जाती थी। मतलब एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर और सेलर आपस में एग्री है, मतलब बेसिकली सेलर की जरूरत होती है, सेलर आपस में एग्री है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए वो उसके अंदर मेंशन कर लिया जाता है। साथ में उसमें ये भी डाल दिया जाता है कि जब बायर चाहेगा अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लेगा, ये भी एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन कर दिया जाता है। साथ में बोथ पार्टीज, बायर और सेलर, दोनों उस पेमेंट को कंफर्म करती है कि बायर ने पेमेंट करी और सेलर ने पेमेंट रिसीव करी, और इससे एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। फिर विल क्या होता है, विल को भी समझने की कोशिश करते हैं। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अक्सर इसके साथ में एग्जीक्यूट करा लिया जाता है। मतलब अगर जीपीए आपकी टर्मिनेट भी होती है तो विल के थ्रू ये एक तरह से, मान लो कोई गुजर भी गया ऑनर, क्योंकि ऐसे केस में जब ऑनर गुजर जाता है तो जीपीए वापस उसके नाम चली जाती है, मतलब प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वापस उसके नाम आ जाती है। तो उस केस में जो विल है, विल से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है कि हाँ, आप ऑनर के गुजरने के बावजूद भी आपके पास उसकी विल है, उसके थ्रू प्रॉपर्टी आपके नाम है। सेपरेट एफिडेविट, जी हाँ, इर्रिवोकेबल के केस में सेपरेट एफिडेविट एक बना लिया जाता है जिसके अंदर ये मेंशन कर दिया जाता है कि सेलर कभी भी इसे रिवोक नहीं करेगा। क्या वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, उसके बाद सेलर कभी रिवोक नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। सेलर उसके बावजूद भी चाहे तो वो रिवोक कर सकता है। एक एफिडेविट बनाना ये सफिशिएंट नहीं है। अक्सर लोग इसको एक एफिडेविट के तौर पे कि मैं इसको कभी रिवोक नहीं करूँगा और उसे साथ में अटैच करके सोचते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गई है। पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये पूरी तरह से ट्रांसफर एस्टैब्लिश नहीं होता है। अक्टूबर 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस के अंदर एक तरह से जीपीए सेल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, चूंकि ये प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी, कोर्ट ने इस इशू को एड्रेस किया कि ये ट्रांजैक्शंस, जहां इस टाइप की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की जा रही, रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे की जा रही और किसी भी टाइप टैक्सेस जो इसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए थे वो नहीं पे किए जा रहे, वो एक तरह से प्रॉपर सेल डीड नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें किसी भी टाइप का टैक्स को नहीं पे किया जा रहा और जीपी के थ्रू कराई जा रही है, ऐसी ट्रांजैक्शंस अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी और रियल एस्टेट में इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। मतलब ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इसे नहीं माना जाएगा।
साथ में ये भी कहा थ्रू स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि ऐसी ट्रांजैक्शन जहां जीपीए, एटीएस, विल, पोजीशन, रेसिप्ट ये हो रही हैं, ये तरह से वैलिड प्रॉपर्टी डीलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसके बाद बैंक ने भी ऐसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर लोन देना बंद कर दिया। पहले बैंक लोन दे रहे थे, लेकिन उसके बाद बैंक ने भी ऐसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर लोन देना बंद कर दिया। ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इसके ऊपर हिचकने लग गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण क्लियर की, वो ये कि सारी जीपीए ट्रांजैक्शन इनवैलिड नहीं है, क्योंकि कुछ जेन्युइन केसेस जिसके पीछे प्रॉपर रीजन है, जैसे कि अगर फैमिली है, फैमिली मेंबर के अगेंस्ट में आप फैमिली मेंबर के नाम पे आप जीपीए करते हैं, तो उस सिचुएशन में जहां लॉजिकल रीजन भी साथ में है और ऐसे केस में किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन में या डेवलपमेंट राइट्स में इसे लीगल माना जाएगा। मतलब जेन्युइन केस अगर है तो इसे लीगल माना जा सकता है, अगर जेन्युइन केस नहीं है तो ये इलीगल है। ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये क्लियर कर दिया। मतलब जेन्युइन केस में, ब्लड रिलेशन के केस में इसको वैलिड माना गया, इससे रिकॉग्नाइजेबल माना गया। तो यहाँ अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ जीपी, एग्रीमेंट टू सेल, विल ये हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की, और ऐसी ट्रांजैक्शंस इनकम्प्लीट सेल एग्रीमेंट मानी जाएगी और इसमें राइटफुल ऑनरशिप बायर के पास सेलर के थ्रू नहीं आता। उसके लिए आपको प्रॉपर सेल डीड, कन्वेंस डीड करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ट्रांजैक्शंस लीगल मानी जाएगी। तो इसमें ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि जीपीए के केस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मान लीजिए सेलर ने रिवोक कर लिया और आपसे सारी पेमेंट भी ले चुका है, और उस केस के अंदर ये लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में भी तब्दील हो सकता है, और जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है पेमेंट करके, वो आपकी बगैर नॉलेज के कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पोटेंशियल लीगल ऑनरशिप जो आपकी हो सकती थी, वहाँ ऑनरशिप के ऊपर बहुत सारे इश्यूज भी आ सकते हैं। वैसे जीपीए ट्रांजैक्शंस अगर रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में सब रजिस्ट्रार द्वारा दोनों पार्टीज को, जिसने जीपीए दिया है और जिसने जीपीए लिया है, उनको प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जाता है। बगैर वहाँ पहुँचे रजिस्टर्ड जीपीए को कैंसिल नहीं कराया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप सरकार के राजस्व की चोरी कर रहे हैं और टाइटल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है उसमें आपका नाम नहीं चढ़ रहा। तो इसीलिए ऐसे किसी भी इशू में आपको प्रॉपर टाइटल की स्क्रूटनी करनी है। मान लीजिए जीपीए के थ्रू ही राइट किसी सेलर के पास है, तो आपको उस राइट को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है, उसकी लीगल वैलिडिटी चेक करनी है, तभी उस राइट से यूज करते हुए आपको अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी है। यहाँ पर ऑनरशिप के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि मान लीजिए आपने जीपीए की और जीपीए से आपने उसे अपने ही किसी दूसरे रिलेटिव, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम अगर वो राइट आप ट्रांसफर कर देते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। या आप अपने नाम खुद भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो इन दो केस में जीपीए अगर आपके पास है तो आप उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को वैलिड भी कर सकते हैं। मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करके अगर आप उसे वैलिड कर सकते हैं और आपकी ऑनरशिप सिक्योर हो सकती है, तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का। जीपीए वाले केसेस में बैंक बिल्कुल हाथ खींच चुके हैं, ऐसी किसी ट्रांजैक्शंस पे लोन बैंक नहीं देते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन जीपीए ट्रांजैक्शन, ये आपके लिए बहुत समझने की जरूरत है। जीपीए प्रॉपर्टी के केस में गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है। सारी गवर्नमेंट बॉडीज और टैक्स एजेंसी इंक्लूडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी पर टीडीएस डिडक्ट करके आपको जमा करना होता है, लेकिन लोग जब जीपीए कराते हैं तो इस टाइप की एक्टिविटी को नहीं करते हैं। अक्सर लोग अपना काला धन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना आए, इसके लिए जीपीए यूज करते हैं। मतलब अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ब्लैक मनी जीपीए के थ्रू टाइटल ट्रांसफर होती है। यहाँ रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी लग पाती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। अगर पिछले 4-5 सालों की बात करें तो रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो अक्सर लोग अपने काले मनी को यहाँ पार्क करते हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न भी ले लेते हैं। तो सरकार बहुत ज़्यादा अब सतर्क है। आपकी ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए जो आपके द्वारा ढूंढे गए रास्ते हैं
वहाँ गवर्नमेंट अब उसे बहुत ज़्यादा तहजीब नहीं देती। गवर्नमेंट खुद ऐसी रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस करती है जिससे कि जीपीए रिलेटेड प्रॉपर्टी एक्विजिशन मार्केट को उससे बचाया जा सके। तो यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी जीपीए करवाई हुई है तो जीपीए के थ्रू आप टाइटल अपने नाम ट्रांसफ़र करा लीजिए, तब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब अथॉरिटी के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी पे करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चेंज करा लीजिए। जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आपका नहीं है तब तक किसी भी टाइप की ऑनरशिप आपके नाम कंफर्म नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन के केसेस में अक्सर देखा जाता है, मान लीजिए कहीं से रोड निकलनी है, वहाँ लैंड एक्वायर होनी है, तो वहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम है कंपनसेशन भी उसी के नाम आता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जीपी एक तरह से लीगली रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको आपको किसी भी तरह से सेल डीड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए या गिफ्ट डीड या कन्वेंस डीड में कन्वर्ट करके इसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें लीगल बाइंडिंग्स हो और प्रॉपर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर वो काउंट हो और आपके सारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे, आपकी क्लियर ऑनरशिप राइट्स को क्लियरली डिफाइन करे, ये आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। और बैंक भी तभी आपको किसी भी टाइप का लोन देने में कंफर्टेबल होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जीपी वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है जहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी को डेवलप करने नहीं देती। फॉर एग्जांपल अनऑथराइज्ड जो कॉलोनी डेवलप होती है वो लोकल कॉलोनाइजर द्वारा डेवलप की जाती है। वहाँ सड़क, बिजली, पानी, इन सब नियमों को ताक पे रखकर कॉलोनाइजर एग्रीकल्चर लैंड पार्सल को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बेच देता है। क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ रजिस्ट्री के लिए बैन करके रखती है कि इलीगल कॉलोनी डेवलप ना हो पाए। और अब हरियाणा में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी आईडी मस्ट हो गई है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो यहाँ पर इलीगल कॉलोनीज में लोग अक्सर जीपी के थ्रू टाइटल ट्रांसफर करते हैं। मैं इसको सरल भाषा में बताऊं तो जो आपके घर के सामने वाली रोड है, अप्रूव्ड कॉलोनीज में वो अथॉरिटी के पास ट्रांसफर होती है। मतलब जो भी रोड है वो गिफ्ट डीड के थ्रू अथॉरिटीज़ के पास चली जाती है और अथॉरिटी उसे उस एरिया की अर्बन लोकल बॉडी उसे मेंटेन करती है। लेकिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी के केस में प्लॉट तो आपके पास आ गया, क्योंकि एक बड़े एकड़ के अंदर मान लीजिए आपने 20 प्लॉट्स निकले तो वो 20 प्लॉट्स हर इंडिविजुअल के पास तो चले गए, लेकिन जो रोड का हिस्सा है उसकी ऑनरशिप उस प्रॉपर्टी ऑनर के पास ही रह जाती है। और ऐसे केस में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स बाद में सामने आते हैं, क्योंकि टुकड़ा तो आपके पास है, उस एकड़ में शेयर होल्डिंग है आपके पास में, लेकिन जो रोड वाला हिस्सा जो आपको बेचते टाइम दिखाया गया वो अभी भी लैंड ऑनर की ऑनरशिप में ही होता है। तो फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपको फर्दर देखने को मिलते हैं, तो अवॉइड कीजिए ऐसे जहां पर रोड अथॉरिटी को ट्रांसफर ना हो गिफ्ट डीड के थ्रू। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि अगर आप प्रॉपर्टी लीजहोल्ड बेसिस पे ले रहे हैं तो यहाँ आपको ट्रांसफ़र परमिशन प्रॉपर तरह से रेलिवेंट अथॉरिटी से ले लेनी चाहिए, तभी आपको ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को मैं जीपीए ट्रांजैक्शन करके अपने नाम में प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ले लूँ, तो ये आपका प्रॉपर्टी एक्वायर करने का तरीका लेजिटिमेट नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, कंप्लाइंस के साथ नहीं है। तो इसके लिए आपको हमेशा नेसेसरी ट्रांसफ़र परमिशन लेकर लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए और फ्यूचर में किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन आप पे ना आए, आपकी प्रॉपर्टी स्मूदर हो, लीगली वैलिड हो और ट्रांसफ़र प्रॉपर तरीके से लीजहोल्ड प्रॉपर्टी का हो, जिससे आपके सारे इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे, पोटेंशियल इश्यूज जो हैं प्रॉपर्टी ऑनरशिप रिलेटेड आपके पास सारे राइट्स रहें। इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर लीगल तरीके से ही प्रॉपर्टी आप ट्रांजैक्शन करें। माई टेक, मेरा टेक इस पूरे पे ये है कि ब्लैक मनी लोग कंज्यूम करने के लिए ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं जहां पे गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक होता है। जब रजिस्ट्रेशन पर रोक होता है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो नहीं जा पाता, और जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं जा पाता तो वो ट्रांजैक्शंस इजीली या आपकी जो ब्लैक मनी है वो इजीली लोग पार्क कर लेते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस इनवैलिड है, हमें इससे बचना है। हमें किसी भी टाइप की ऐसी ट्रांजैक्शंस में ना प्रॉपर्टी बाय करनी है ना बेचनी है। हमेशा कोशिश कीजिए गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगल तरीके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी तरह से किसी एरिया में रजिस्ट्रेशन रोक रही है तो उसका लॉजिकल रीज़न होता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट मशरूम हो। अक्सर इंडिया के लीगल सिस्टम के अंदर
करप्शन को लीगलाइज किया जाता है। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो प्रॉपर्टी लोग पहले खरीद लेते हैं उसे बाद में वोट बैंक की तरह यूज करके उन कॉलोनीज को डिमोलिश नहीं किया जाता, इसीलिए ऐसी कॉलोनीज मशरूम होती रहती हैं। और फिर अथॉरिटी भी अपना रोल खूब निभाती है, क्योंकि अब अथॉरिटीज भी ऑक्शन मोड में आ चुकी है। कौन ज़्यादा पैसा देगा प्राइवेट डेवलपर की तरह उसी को प्रॉपर्टी देने लगी है। ये इस सिस्टम में कमी है जिसके कारण ये सब सिचुएशन आप और हम लोग फेस करते हैं। लेकिन तब भी हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को बचा के निकालना है और कोशिश करना है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसमें जीपीए हो और ब्लड रिलेशन के सिवाय हो, ऐसी ट्रांजैक्शंस में हमें नहीं घुसना है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में फंसने से बच पाएँ। नमस्कार एंड जय हिंद।